ठीक है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। और अभी तक हम लोग पढ़े थे कि कास्टिंग कैसे किया था, उसका हम एक वीडियो दिखाए थे सबसे पहले। और उसके बाद जो है, जैसे सिलेबस में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सिलेबस है पहला चैप्टर का। ठीक है, जिसमें वीडियो देखे थे, फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस, फिर उसके बाद पैटर्न क्या होता है। ठीक है। और इससे पहले हम तुम लोग को बताए थे कि बाकी सब टर्मिनोलॉजी बताए थे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में कि किस चीज को क्या बोलते हैं, पैटर्न क्या होता है, राइजर, स्क्रू, रनर। ठीक है, मोल्ड कैविटी, कोर, ये सब बताए थे, है ना। फिर उसके बाद पैटर्न में टाइप्स ऑफ पैटर्न हम लोग डिस्कस किए थे। सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, गेटेड पैटर्न, स्वीप पैटर्न एंड स्केलेटन पैटर्न। ठीक है। तो ये पैटर्न का टाइप्स था, ये सारे पैटर्न को डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद मटेरियल ऑफ पैटर्न, पैटर्न जो हम लोग बनाते हैं वो किस मटेरियल का होता है। तो 5 तरह का मटेरियल होता है, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वैक्स हो गया, इस मेटल भी होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये टाइप्स ऑफ पैटर्न बताए थे, और सॉरी मटेरियल फॉर पैटर्न। और उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे अलावेंस। तो अलावेंस में भी 5 अलावेंस होता था, पांचों अलावेंस डिस्कस किए थे। उसके बाद मोल्डिंग सैंड। जैसे कास्टिंग हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैंड कास्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को मोल्ड बनाने के लिए सैंड का जरूरत पड़ रहा था। तो उसका टाइप्स और उसका क्या क्या इंग्रेडिएंट, कैसे उसको मिला के बनाया जाता है, वो हम लोग देखे थे। साथ ही साथ उसका प्रॉपर्टीज भी देखे थे कि वो जो सैंड है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, है ना। जैसे पोरोसिटी, कोहेसिवनेस, ये सब बताए थे, ये सब डिस्कस किए थे। ओके। हाँ हाँ, फिर टाइप्स ऑफ सैंड में ग्रीन सैंड, बैकिंग सैंड, लोम सैंड, ये सब सैंड हम लोग डिस्कस किए थे। और उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग कोर के बारे में पढ़े थे और टाइप्स ऑफ कोर। ठीक है, उसमें कोर प्रिंट भी बताए थे। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सिलेबस जो है हो चुका था। मतलब लास्ट क्लास में हम यहाँ तक कोर तक पढ़ा देते हैं, कोर, कोर प्रिंट, ये सब हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो, आज हम थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर रहे हैं टाइप, मतलब किस चीज को क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग को गेट गेट रनर, राइजर, ये सब के बारे में जानना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ मोल्ड। ठीक है, पार्ट्स ऑफ मोल्ड। जो हम लोग मोल्ड बनाते हैं, देखो वीडियो जो हम दिखाए थे, तो वीडियो में वो क्या बनाया था, मोल्ड बनाया था। ठीक है। तो मोल्ड कैसे बनाया जाता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद जब मोल्ड हमारा बन जाता है, उसके बाद सिर्फ क्या करना है, मोल्टेन मेटल को पोर करना है, सॉलिडिफाई होने के लिए उसको छोड़ देना है। और फिर उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उस मोल्ड से उसको तोड़ के बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा कास्टिंग बन जाता है। ठीक है। तो जो मोल्ड हम लोग बना रहे हैं, यानी जो मोल्ड कैविटी, ठीक है, उसका क्या क्या पार्ट है, क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग फिर से समझेंगे। ऐसा हम सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में बताए होंगे, सेकेंड लेक्चर में ही बताए होंगे, है ना। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले कोप एंड ड्रैग। क्या होता है कोप एंड ड्रैग? कोप एंड ड्रैग क्या होता है, बताओ प्रेम। प्रेम, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, तो कोप एंड ड्रैग क्या होता है, बताओ तुम लोग। सर नहीं पर सर इसका पहले क्लास में हम ज्वाइन नहीं किए थे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। ये तो बहुत कॉमन सा चीज है, शुरू से पढ़ा रहे हैं, तुम तो शुरू से क्लास कर रहे हो। लास्ट क्लास का नहीं पूछ रहे हैं, कोप एंड ड्रैग तो शुरू से बता रहे हैं, कुछ भी दिमाग में नहीं है। हम्म। तुम्हारा पीछे। सर को क्लास का क्या पूरा होता है? हाँ, वही तो पूछ रहे हैं, वही तो बताना है।
का मिडिल वाला? नहीं, मिडिल वाला नहीं। देखो, कोप एंड ड्रैग जो है वो फ्लास्क है, ठीक है। अगर हम कास्टिंग जो है दो पार्ट में बना रहे हैं, मतलब हमारा दो फ्लास्क लगेगा। ऊपर वाला जो फ्लास्क है उसको बोलते हैं कोप, और नीचे वाला जो फ्लास्क है उसको बोलते हैं ड्रैग। और अगर मान लेते हैं कि हमारा कास्टिंग 3 पीस में बन रहा है, तो हमको एक और फ्लास्क वहां पे ऐड करना पड़ेगा। तो जो इंटरमीडिएट फ्लास्क था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिक, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कोप एंड ड्रैग का बात होता है। जनरली हम लोग दो ही फ्लास्क यूज करते हैं, वीडियो में भी दो ही फ्लास्क दिखाएंगे, है ना। तो कोप एंड ड्रैग जो है ये फ्लास्क है, जिसमें हम लोग सैंड को क्या करते हैं, रैम करते हैं, है ना, और उसी के अंदर हमारा मोल्ड कैविटी होता है। तो कोप एंड ड्रैग, कोप एंड ड्रैग आर टू पार्ट्स ऑफ द कास्टिंग फ्लास्क। फ्लास्क का ही दो पार्ट है, ठीक है। कोप इज द अपर पार्ट एंड ड्रैग इज द लोअर पार्ट। ऊपर वाला जो फ्लास्क है उसको हम लोग बोलते हैं कोप, और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं ड्रैग। इवन if the casting process is flaskless, the same term are used for the upper and lower part. कभी कभी अगर फ्लास्क का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो भी हम लोग ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोप, और नीचे वाले पार्ट को ड्रैग, ठीक है। नेक्स्ट है गेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो गेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो, जब हम मोल्ड बनाते हैं तो मोल्ड के अंदर हमारा क्या जाता है, मोल्टेन मेटल जाता है, ठीक है। तो मोल्टेन मेटल का जाने का जो रास्ता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देखो, इफ द मोल्टेन मेटल इज पोर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द लेडल, ठीक है। लेडल क्या होता है, लेडल कुछ इस तरह से तुम लोग को दिखेगा, ठीक है, इस तरह का एक फ्लास्क रहेगा, जिसमें हम लोग मोल्टेन मेटल को क्या करते हैं, पिघलाते हैं, ठीक है। सोनार वगैरह के दुकान में देखना, कभी वो लोग सोना पिघलाता है तो इस तरह का कुछ फ्लास्क रहता है, तो इसी को बोलते हैं लेडल, ठीक है, लेडल इसी को बोलता है। इसके अंदर में क्या हो जाता है, इसके अंदर में हमारा मोल्टेन मेटल होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इफ द मोल्टेन मेटल पोर डायरेक्टली फ्रॉम द लेडल, इट विल erode the bottom of the mold cavity, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सपोज करो कि हम इस तरह का एक कोई मोल्ड कैविटी बनाए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बालू भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बालू भरा है, और अंदर में क्या है, कैविटी है, ठीक है। तो जब हम मोल्टेन मेटल को यहाँ पे अंदर डालेंगे डायरेक्टली, तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो बालू है उसको क्या करेगा, उखाड़ देगा, ठीक है। जैसे इस तरह समझो कि अगर बालू है और ऊपर से अगर हम पानी डालें, तो वहां का बालू क्या होगा, उखड़ जाएगा, होता है ना, उसी को बोल रहे हैं इरोड। तो अगर हम डायरेक्टली पोर करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे मोल्ड का जो सरफेस है वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। सो molten metal is poured from the ladle to the cavity through a gating system। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गेटिंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं तो वो डायरेक्टली कैविटी में नहीं जाता है, वो पहले किधर से जाएगा, पहले पोरिंग बेसिन, फिर उसके बाद स्प्रू, उसके बाद रनर, गेट, और उसके बाद जाता है मेरा मोल्ड कैविटी में, ठीक है। फिगर से समझ लो, ठीक है। देखो, यहाँ पे ऊपर वाला जो फ्लास्क है, देखो, फ्लास्क है, ऊपर वाला फ्लास्क को क्या बोलते हैं, कोप, है ना, ऊपर वाला फ्लास्क को कोप, और नीचे वाला जो फ्लास्क है उसको बोलते हैं ड्रैग, ठीक है। ऊपर में दो फ्लास्क दिख रहा है, ऊपर में एक फ्लास्क है, ये देखो कट सेक्शन दिखाया गया है। जैसे फ्लास्क मतलब समझ में आ रहा है, देखो फ्लास्क का मतलब है इस तरह से, इस तरह से एक फ्लास्क, ठीक है। ये बीच में क्या है, खाली, जैसे चलनी होता है ना,
देखोगे बालू चलने वाला चलनी होता है, तो उसका सिर्फ बाउंड्री होता है, नीचे साइड क्या होता है, एक स्ट्रेनर होता है, चलनी होता है, वो चलनी को हटा दो तो वो क्या बन जाएगा, फ्लास्क बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह का फ्लास्क होता है। तो दोनों एक जैसा ही दिखता है, ऊपर वाला जो फ्लास्क है वो भी एक वैसे ही दिखता है जैसे नीचे वाला है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है क्योंकि एक में पिन होता है और एक में क्या होता है, उसका सॉकेट टाइप का होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला को बोलते हैं कोप और नीचे वाले फ्लास्क को बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोरिंग बेसिन। ठीक है, पोरिंग बेसिन या फिर हमारा कप, जहां पे हम लोग मोल्टेन मेटल को क्या करते हैं, पोर करते हैं। ठीक है, तो देखो मोल्टेन मेटल को यहाँ पे जब हम डालेंगे तो वो डायरेक्टली जो है कैविटी में नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो पहले स्क्रू में जा रहा है। देखो स्क्रू है, जहां से हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं वो वाला क्या कहलाता है, स्क्रू कहलाता है। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है, ये हमारा पूरा रनर है। ठीक है, ये वाला जो है ये इसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। ठीक है, और रनर जहाँ पे खत्म होता है और मोल्ड कैविटी जहाँ स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेट। देखो यहाँ पे ये दिखा है ना, गेट, है ना, रनर के बाद गेट। ठीक है, गेट का मतलब क्या है, जैसे हम लोग जो गेट बोलते हैं वो क्या है, एंट्रेंस, एंट्रेंस या एग्जिट, है ना, वही है गेट। तो इंट्रेंस मान लेते हैं, तो हमारा मोल्टेन मेटल जो कैविटी में जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, गेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जिसको हम रेड से डार्क कर रहे हैं, ये कहलाएगा गेट। ठीक है, तो मोल्टेन मेटल हमारा यहीं पे जाएगा और यहाँ के बाद क्या है, कैविटी। ठीक है, okay. तो सबसे पहला जो गेटिंग सिस्टम में है वो क्या है, हमारा पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन समझ में आ गया, पोरिंग बेसिन जहां पे हम लोग मोल्टेन मेटल को क्या करते हैं, पोर करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो इट रिसीव द मोल्टेन मेटल फ्रॉम द लिक्विड मेटल कंटेनर। ठीक है, ये लिक्विड लेता है जहाँ पे जो हमारा कंटेनर है। ठीक है, जैसे जो लेडल है, लेडल से उसको पोर करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्क्रू। ठीक है, तो स्क्रू क्या है, पोरिंग कप इज अटैच टू द स्क्रू। यहाँ देख सकते हो ये हमारा पोरिंग बेसिन है और उसके साथ जो कनेक्टेड है वो हमारा क्या है, वो स्क्रू है। ठीक है, इट इज वर्टिकल इन शेप। ये स्क्रू जो है वो क्या है, वो वर्टिकल है ना, समझ में आ रहा है। देखो वहां पे ड्राइंग में देखो, ठीक है, वहां पे फिगर में देखो, ये जो वर्टिकल है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इसको बोल रहे हैं स्क्रू। ठीक है, ऑन द अदर पार्ट ऑफ द स्क्रू देयर इज ए पार्ट कॉल्ड रनर। और जहां पे हमारा स्क्रू जो है खत्म होता है उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, रनर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है, रनर। सो इट इज द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द गेटिंग सिस्टम। स्क्रू हमारा वर्टिकल था और उसके बाद ये जो है ये रनर का पार्ट है, तो ये क्या है, हॉरिजेंटल है। इट कनेक्ट्स द स्क्रू विथ द गेट्स। ये स्क्रू और गेट को, यहाँ पे हमारा गेट है और यहाँ पे हमारा स्क्रू खत्म हो रहा है, तो ये दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा गेट। द पोर्शन ऑफ द रनर वेयर द मोल्टेन मेटल इंटर्स द मोल्ड कैविटी। जहां पे मोल्ड कैविटी में हमारा मोल्टेन मेटल इंटर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। ठीक है, तो गेटिंग सिस्टम में क्या क्या हम लोग को देखने को मिला, पहला पोरिंग बेसिन, याद रखो, पोरिंग बेसिन, उसके बाद स्क्रू, उसके बाद रनर और उसके बाद गेट। ठीक है, मोल्टेन मेटल को जब हम डालेंगे सबसे पहले पोरिंग बेसिन में, पोरिंग बेसिन से वो जाएगा स्क्रू में, स्क्रू से होता हुआ जाएगा रनर में और रनर से फिर गेट के थ्रू जो है वो अंदर जाएगा मोल्ड कैविटी में। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब यहाँ पे मोल्ड कैविटी भर जाएगा तो हमारा मोल्टेन मेटल ऊपर कैसे आएगा, उसके लिए क्या रहता है, उसके लिए रहता है राइजर, है ना। राइजर क्यों देते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है राइजर का, सर उससे निकल जाता है, पता चल जाता है कि कुछ भी है पूरा। हाँ, ठीक है, देखो इसका दो काम है। ठीक है, इसका दो काम है, जो राइजर हम लोग देते हैं ना,
जैसे स्क्रू वर्टिकल है उसी तरह से राइजर भी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्टिकल है ना। तो इसका दो काम है। पहला काम ये है कि अगर मान लो कि हम मोल्टेन मेटल को डाल रहे हैं, ठीक है, वो कैविटी में पूरी तरीके से भरा है कि नहीं भरा, हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि कैविटी तो अंदर है, ठीक है, हमको तो ऊपर से दिखेगा नहीं। तो हम लोग क्या किए, दो रास्ता बनाए हैं। एक समझ लो कि इधर से डाल रहे हैं, स्क्रू से हम जब डाल रहे हैं तो कैविटी में भरेगा, और जब कैविटी में भर जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा राइजर से। तो राइजर में हम लोग को दिख जाएगा कि हाँ मोल्टेन मेटल ऊपर आ गया है। इसका मतलब क्या है, कैविटी पूरा भरा होगा तभी तो राइजर में आया होगा। तो ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो कैविटी है उसमें पूरा का पूरा मोल्टेन मेटल भर चुका है, ठीक है। दूसरा काम जो है राइजर का, वो एज ए रिजर्वायर का काम करता है। रिजर्वायर का मतलब समझ लो कि हम उसको रिजर्व करके रखे हैं कि, क्योंकि देखो हम तुम लोग को अलावेंस पढ़ाए थे, अलावेंस में हम पहला अलावेंस पढ़ाए थे श्रिंकेज अलावेंस। श्रिंकेज अलावेंस में क्या होता था कि हम लोग वहां पे पैटर्न जो था, पैटर्न को हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाते थे। क्यों बड़ा बनाते थे, क्योंकि जो मोल्टेन मेटल है जब वो सॉलिडिफाई होगा, जब ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो राइजर है, राइजर उसको कंपनसेट करता है। अगर मान लो मोल्टेन मेटल को हम जब कैविटी के अंदर डाल दिए, तो वो जब सिकुड़ रहा है तो जगह खाली बचेगा, खाली होगा ना। तो राइजर से क्या होगा, राइजर से कुछ मोल्टेन मेटल उसके अंदर आ जाएगा, तो पूरा का पूरा कैविटी भर जाएगा, ठीक है। तो राइजर रखने का दो कारण है। पहला कारण है कि हमको ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमारा कैविटी पूरी तरीके से भर चुका है, और दूसरा ये कि जो भी कंपनसेट होगा उसको हमको राइजर से मोल्टेन मेटल जो है लेके उसको पूरा भर देगा, ठीक है। सर वो वेंट का क्या काम है? वेंट का क्या काम है, वेंट का काम ये है कि हमारा जो कास्टिंग ये मोल्डिंग है, मोल्ड हम लोग किससे बनाए हैं, ग्रीन सैंड से। ग्रीन सैंड में क्या होता है, मॉइस्चर होता है ना। दिखाए थे, बालू है, बालू में हम लोग क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं अच्छे से। तो वो क्या होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें पानी होता है। और मोल्टेन मेटल जब उसमें डालेंगे तो मोल्टेन मेटल क्या करेगा उसको, सर एयर निकालने के लिए। हाँ वो क्या होगा, वो जो ट्रैप्ड गैस है वो उसको निकलने का जगह नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, मोल्ड को तोड़ के निकलेगा, है कि नहीं। जैसे स्टीम, स्टीम बनेगा ना, जैसे वाटर है, वाटर जैसे ही गर्म होगा मोल्टेन मेटल के कांटेक्ट में आने से, मोल्टेन मेटल क्या रहता है, बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर जो है 1000-1200 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो अगर पानी उसके कांटेक्ट में आएगा तो पानी क्या होगा, इवापोरेट होगा। अब वो भाप बन के वो तो निकलना चाहेगा ऊपर, अब उसको जगह नहीं मिलेगा, तो जहां से उसको जगह मिलेगा वहां से उसको क्या करेगा, फाड़ के निकल जाएगा। इसलिए हम लोग इंटेंशनली वेंट देते हैं, ताकि वहां से जो भी हमारा गैसेस है वो क्या हो सके, निकल सके। एक तो मॉइस्चर, ठीक है, और दूसरा क्या है, जो मोल्टेन मेटल आ रहा है उसके वजह से क्या होगा, कुछ सैंड पार्टिकल्स हमारा बर्न भी होगा, तो कुछ बर्न्ट गैसेस भी होगा, है ना। मॉइस्चर अलग हो गया, बर्न्ट गैसेस अलग हो गया, है ना। उतना हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में अगर कोई मटेरियल आएगा, कुछ तो जलेगा, उसके जलने के कारण से क्या होगा, धुआं होगा, तो धुआं के लिए भी तो जगह चाहिए, है ना। तो ट्रैप्ड गैसेस जो है नहीं बने, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे वेंट देते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है, तो जैसे राइजर का बोलेंगे होगा, एक काम फुलफिल होता है उसके लिए, और दूसरा क्या बोले? दूसरा बोले कि जब श्रिंकेज होगा, जैसे मोल्टेन मेटल को पोर किए, ठीक है, तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। जब वो सॉलिडिफाई होगा तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खाली जगह बन जाएगा, है ना। जैसे सब इस तरह समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ये है इस तरह से, ठीक है, ये पूरा खाली मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से हमारा राइजर है और ये हमारा स्क्रू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्क्रू से डाल दिए, इसको हम क्या किए, पूरा भर दिए मोल्टेन मेटल से, ठीक है। कुछ जो है राइजर में भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब ठंडा होगा तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जगह बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये इतना भरेगा नहीं,
तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला था वो क्या आधा ही बनेगा। तो ये जो राइजर में हमारा मोल्टेन मेटल है वो क्या होता है, वो इसके अंदर आके फिर से भर जाता है। तो ये रिजर्वायर की तरह भी काम करता है। ठीक है, जैसे वो मोल्टेन मेटल श्रिंक करेगा, सॉलिडिफाई होगा, श्रिंक करेगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए राइजर से हमारा जो मोल्टेन मेटल है उसके अंदर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ पूछना है ऑनलाइन में प्रेम? नो सर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो गेटिंग सिस्टम समझ में आया। पहला कोप एंड ड्रैग। कोप एंड ड्रैग क्या है, हमारा फ्लास्क है। ऊपर वाले फ्लास्क को बोलते हैं कोप, नीचे वाले फ्लास्क को बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, गेटिंग सिस्टम यानी कि जो मोल्टेन मेटल है उसको कैविटी तक पहुंचाने के लिए जिन जिन पार्ट का जरूरत पड़ रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं गेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, पहले होगा पोरिंग बेसिन, उसके बाद स्क्रू, उसके बाद रनर, उसके बाद गेट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है राइजर, जो अभी राइजर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसी के बारे में। तो राइजर जो है, राइजर राइजर के बारे में भी हम बताएं। द राइजर ऑल्सो आर ऑल्सो नोन एज फीड हेड। फीड हेड इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो कंपनसेट करने के लिए हम लोग को मोल्टेन मेटल चाहिए वो यहीं से मिलेगा। ठीक है, अब देखो उसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन द मेटल सॉलिडिफाइज इट स्टार्ट्स टू श्रिंक। जब वो सॉलिडिफाई होगा तो वो श्रिंक होना स्टार्ट होगा, सिकुड़ना स्टार्ट होगा। एंड देन राइजर कम्स इनटू प्ले, और उस टाइम जो है राइजर जो है वो अब काम करेगा। क्या कैसे काम करेगा, दीज फीडर सप्लाई मेटल टू द कैविटी व्हेन द श्रिंकिंग ऑफ मेटल स्टार्ट। मेटल श्रिंक करने लगेगा तो ये क्या करेगा, उसको मोल्टेन मेटल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये काम था राइजर का। नेक्स्ट जो है चैपलेट्स। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा है चैपलेट्स के बारे में, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एडिशनली बता देते हैं। तो चैपलेट्स क्या होता है, चैपलेट्स दिया जाता है सपोर्ट के लिए। ठीक है, चैपलेट्स का यूज होता है, हम लोग कोर कोर पढ़ाए थे। कोर का इस्तेमाल क्या होता है, कोर क्यों देते हैं, कोर देते हैं अगर हम लोग को होलो पार्ट अगर बनाना है तब। ठीक है, कोर वाला जो चैप्टर है उस लेक्चर है उसको देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। तो कोर जो है, कोर अगर हम लोग को होलो टाइप का कोई प्रोडक्ट बनाना है तब हम लोग को कोर का जरूरत पड़ता है। कोर क्या होता है, ये भी सैंड का ही बना होता है। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्लास में हम अच्छा इसमें फिगर होगा। ठीक है, देखो इस तरह से, जैसे ये देखो ये कोर है, ये जो ब्लू वाला से दिख रहा है वो क्या है, वो कोर है। ठीक है, तो कोर जो है अगर हम लोग को कोई होलो पार्ट बनाना है तब हम लोग देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हम कोई इस तरह से, अगर हम यहाँ पे कोई मटेरियल रख दें और उसके बाद जब हम मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे तो यहाँ पे मोल्टेन मेटल पहुंच पाएगा क्या इस वाले पार्ट में? समझो थोड़ा सा, अगर हम यहाँ से मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो मोल्टेन मेटल क्या होगा, यहाँ से भरना शुरू होगा, इस तरह से भरेगा, इस तरह से भरेगा। तो ये वाला पार्ट में भर पाएगा क्या, जो ब्लू वाला है कोर वाला पार्ट जो है, नहीं भर पाएगा। तो हमारा यहाँ पे मोल्टेन मेटल नहीं पहुंचा है, जब सॉलिडिफाई होगा तो वो होलो पार्ट बन जाएगा कि नहीं। हम फिर कोर को तोड़ के निकाल लेते हैं क्योंकि वो भी सैंड का होता है। ठीक है, तो हमारा होलो पार्ट बन जाएगा। तो कोर का बेसिकली काम ये है कि अगर हम लोग को कोई होलो पार्ट बनाना है तब हम लोग कोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये जो कोर है ना, ये कोर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये जो कोर है इस कोर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चैपलेट्स देते हैं। ठीक है, इस तरह से, ये देखो ये जो है ना आई कलर का, आई शेप का जो है, इसी को बोल रहे हैं चैपलेट्स। ठीक है, नीचे वाला फ्लास्क ड्रैग है, सर तो ये साइड वाला पार्ट भी नहीं भर पाएगा किस मोल्टेन मेटल। राइट साइड वाला,
हाँ ये ये इधर वाला, तो भरा जाएगा इसमें। हाँ ये वाला, इधर तो नहीं भरा पाएगा। जहाँ पे कोर है वहां पे नहीं भराएगा। अब बात आता है कि जो चैपलेट है वहां पे भराएगा कि नहीं। यहाँ पे जैसे हम ये चैपलेट दिया ना आई शेप का, एक नीचे में है और एक ऊपर में है, इस तरह से, तो अच्छे से क्या होगा, उसको सपोर्ट मिल जाएगा कोर को। ठीक है, अब देखो चैपलेट क्या है, चैपलेट्स आर द सपोर्ट्स फॉर द कोर। ठीक है, कोर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग चैपलेट लगाते हैं, इस तरह से फिगर से देख के समझ में आ जाएगा। These are needed particularly when the core are very big। ये हम लोग कब देते हैं, जब कोर का साइज जो है बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह का जो कोर होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड कोर। जो टाइप्स ऑफ कोर पढ़ाए थे उसमें बैलेंस्ड कोर पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरहैंगिंग टाइप का है, मतलब एक तरफ तो इसको सपोर्ट मिला है, एक तरफ कोर पिंट है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। तो अगर मान लो कि ये बहुत ज्यादा, हम इसको ऐसे पकड़ के मान लो यहाँ पे इस तरह से रखें, ठीक है, अगर हल्का है, ठीक है, तब तो इसको सपोर्ट कर लेगा, लेकिन अगर ये बड़ा रहेगा तो ये क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा झुक जाएगा। तो जब यहाँ पे इस तरह से झुक जाएगा तो हमारा जो मोल्ड है वो जो हमारा कास्टिंग होगा वो खराब बनेगा, उसमें भी होलो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चैपलेट दे रहे हैं। तो जब हमारा कोर का साइज बड़ा होगा तब हम लोग को चैपलेट देना जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, यूजुअली मेटल पीसेस आर यूज्ड टू सपोर्ट द कोर। और ये जो चैपलेट होता है ये किसका बना होता है, उसी मेटल का होता है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर पोर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि एल्यूमिनियम मटेरियल का अगर हम कास्टिंग कर रहे हैं तो इसमें जो कोर होगा वो भी एल्यूमिनियम का बना। ठीक है, विदाउट chaplets the core can be displaced and the casting can be spoiled। ये बोल रहा है कि अगर हम चैपलेट नहीं देंगे, ठीक है, तो हमारा कोर जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। वही बोले कि अगर हैवी है तो क्या होगा, इस तरह से थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा, झुक जाएगा, तो हमारा कास्टिंग खराब हो जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो सपोर्ट देने के लिए हम लोग चैपलेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो चैपलेट जहाँ पे हम लोग दिए, जो चैपलेट का मटेरियल बताएं वो एल्यूमिनियम का बताएं। जैसे हम लोग को एल्यूमिनियम, अगर हम लोग मेटल को पिघला के और उसके बाद उसको ढाल रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरा कास्टिंग जो है वो एल्यूमिनियम का बनने वाला है, जो प्रोडक्ट है वो एल्यूमिनियम का बनने वाला है, तो हम लोग उसी मटेरियल का चैपलेट बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मोल्टेन मेटल होगा वो क्या होगा, वो भी एल्यूमिनियम, और जो हमारा चैपलेट है वो भी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो वो आपस में क्या होता है, वो फ्यूज हो जाता है। ठीक है, मतलब वो जो चैपलेट हम लोग दिए हैं वो भी क्या होगा, वो भी उस तरह से पिघल जाएगा, तो पूरा क्या होगा, एल्यूमिनियम का हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा जो भी कास्टिंग बनेगा वो कैसा बनेगा, वो होमोजीनियस बनेगा, मतलब हर जगह मटेरियल जो है सेम रहेगा। अगर मान लो कि दूसरा मटेरियल दे देते, चैपलेट जो है दूसरा मटेरियल का देते हैं, तो क्या होता है, पूरा एल्यूमिनियम का, और जहाँ पे चैपलेट दिए हैं वो मान लो स्टील का दे दिया है, तो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, वो इस तरह से नहीं पिघलेगा, है ना। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, है ना। वो क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग कॉम्पोजिशन, कहीं पे एल्युमिनियम है, कहीं पे हमारा स्टील है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो चैपलेट जो है, चैपलेट किस लिए दिया जाता है, कोर को सपोर्ट करने के लिए। अगर एक लाइन में अगर बताना है आंसर, तो चैपलेट का यूज होता है कि कोर को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं मोल्डिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चिल्स। ठीक है, चिल्स क्या होता है, अब इसको हम लोग समझते हैं। These are huge metal pieces used to reduce the effect of shrinkage। ठीक है, अगेन बता देते हैं कि चिल्स और चैपलेट ये दो तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे डाल दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम लोग मैकेनिकल के हो, आगे चल के इसका जरूरत पड़ेगा, और ये पूछा जाता है कि चिल्स एंड चैपलेट्स क्या होता है। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ सकते हैं। तो चिल्स जो है, चिल्स भी मेटल का पीसेस होता है। ठीक है, जो मेटल का हम लोग वहाँ पे कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम, उसी तरह से चैपलेट का भी चिल्स भी जो है एल्यूमिनियम का बना होता है, सेम मटेरियल का। इसका काम क्या है, दीज आर ह्यूज मेटल पीसेस यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सिंकेज। सिंकेज के इफेक्ट को ये कम करता है। ठीक है, कैसे, आगे सुनो। दीज इंक्रीजेस द
थर्मल कंडक्टिविटी एंड द हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या करता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाता है और हीट कैपेसिटी बढ़ाता है। हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द कूलिंग प्रोसेस, ये क्या करता है, कूलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो थिक मेटल पार्ट्स आर कूल्ड क्विकली, जो थिक मेटल पार्ट होते हैं वो क्विकली जो है कूल्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको ड्राइंग से समझते हैं, जो डायग्राम है, डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये जैसे ये बात कर रहा है एक्सटर्नल चीज का। ठीक है, एक्सटर्नल हो भी दे सकते हैं और इंटरनल भी दे सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, ध्यान से समझना। ठीक है, ये चारों तरफ यहाँ पे क्या दिखाया है, सेंड मोल्ड, मतलब कि चारों तरफ क्या है, सेंड। ठीक है, और हमारा कुछ इस तरह का मोल्ड कैविटी यहाँ पे बनने वाला है, ये इस तरह का टी शेप का, उल्टा टी का। ठीक है, अब देखो यहाँ का जो पार्ट है, ध्यान समझना, यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ पे मेटल ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पे मेटल क्या है, यहाँ पे मेटल ज्यादा है, मोल्टेन मेटल। अगर इसको हम पोर करेंगे तो मोल्टेन मेटल यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो मोल्टेन मेटल यहाँ पे ज्यादा होगा, तो इसको सॉलिडिफाई होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं, यहाँ पे इसको सॉलिडिफाई होने में टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे इस तरह समझो, जैसे हम लोग अगर बड़ा कोई शेप का, अगर हम एक कंटेनर में अगर मान लेते हैं कि कोई केक बना रहे हैं, ठीक है, केक बना रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर बाहर बाहर पक जाएगा, ठीक है, और बीच में क्या है, बीच में वो कच्चा रह जाएगा, ऐसा होता है ना, क्योंकि वहां पे देखो किनारे किनारे उसको हीट ज्यादा मिल रहा है और अंदर साइड में हीट कम मिल रहा है कि नहीं। तो वो क्या होता है, वहां पे अंदर साइड में क्या होता है, कच्चा रहता है, गीला टाइप का रहता है। खाना वाना में देखे होगे कि अंदर साइड थोड़ा सा गीला है ना। तो उसी तरह से क्या है कि बीच में जब वहां पे मोल्टेन मेटल ज्यादा होगा तो इसको कूलिंग जो है उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, किनारे किनारे साइड वाला तो सूख जाएगा, लेकिन बीच वाला जो है वो नहीं सूख पाएगा क्योंकि वहां पे मोल्टेन मेटल ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस तरह से चिल्स दे दिया जाता है, यहाँ पे भी दे दिए और इस साइड भी दे दिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये किसका बना हुआ है, ये उसी मटेरियल का बना हुआ है कि जिस मोल्टेन मेटल का बना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कूल करने के लिए, यहाँ पे ये क्या है, हीटेड है, तो इसको कूल करने के लिए ये क्या करेगा, अपना हीट जो है इसको दे देगा। जब अपना हीट उसको दे देगा तो वहां पे कूलिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। ठंडा कर रहे हैं ना, ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने के लिए क्या चाहिए कि अगर उससे और कुछ जोड़ दें तो कुछ हीट उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हीट ट्रांसफर होगा, तो ये भी क्या होगा, इसको मेल्ट करने के लिए, ये जो हम यहाँ पे चिल्स लगाए हैं इसको मेल्ट करने में कुछ हीट यहाँ से ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसको लगाने से क्या है, चिल्स को लगाने से कूलिंग रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कूलिंग जो होगा वो हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब मेरा पर्पस ये है कि जो कूलिंग हो वो यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि हम बाहर बाहर जो है सूख गया और अंदर साइड में जो है कच्चा है, मोल्टेन मेटल ही है। ठीक है, कूलिंग कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अंदर में हम क्या डाल दिए, चिल्स डाल दिए, तो जहां पे वो मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई नहीं हुआ है वो क्या करेगा, उस चिल्स को मेल्ट करने का कोशिश करेगा, जिसके कारण से वो अपना हीट जो है उसको दे देगा, तो अंदर का कूलिंग जो है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल साइड में दे रहे हैं इसलिए इसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल चिल्स, और ये देखो ये अंदर साइड में दे दिए। ठीक है, अंदर साइड में दे दिए इसलिए उसको बोलेंगे इंटरनल चिल्स। ठीक है, तो चिल्स का क्या काम है, चिल्स का काम है, एक लाइन में अगर इस तरह समझना है तो चिल्स का काम है कि जो सॉलिडिफिकेशन रेट है, कूलिंग रेट है, उसको ये क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछना है इस स्लाइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कास्टिंग डिफेक्ट एंड इट्स रिमेडीज। देखो, जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट बने, कुछ उसमें क्या होता है, डिफेक्ट आता है। अब ये डिफेक्ट आने का कारण क्या है, हम उसको प्रिकॉशंस लेके नहीं बनाए, हम लोग ध्यान नहीं दिए और उसको हम लोग कुछ इस तरह से बना दिए जिसके कारण से उसमें डिफेक्ट आ गया। ठीक है, तो अगर कोई डिफेक्टिव पीस होगा तो उसको कोई खरीदेगा, उसको कोई नहीं खरीदेगा। जैसे अगर मान लो कि डिफेक्टिव पीस बन गया है तो उसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा। ठीक है, तो उस डिफेक्ट की वजह से वो क्या होगा, वो जल्दी टूट जाएगा या खराब हो जाएगा। जो हम पार्ट बनाए हैं वो क्या होगा, जल्दी खराब हो जाएगा। तो जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो उसमें डिफेक्ट्स आने का भी चांसेस होता है। ठीक है, अगर डिफेक्ट आ रहा है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वही हम बताएंगे रीमेडीज में। ठीक है, तुम लोग को सिर्फ डिफेक्ट पढ़ना है, लेकिन हम डिफेक्ट के साथ उसका रिमेडीज भी बता दे रहे हैं, मतलब उसका उपचार। ठीक है, तो पहला जो डिफेक्ट है वो है ब्लो होल्स। ठीक है, ब्लो होल्स। ठीक है, इसका डायग्राम भी देख लो साथ में, इस तरह से ब्लो होल्स। अब ये ब्लो होल्स क्या है, इसको पहले समझते हैं, पहले डिफेक्ट समझते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो भी पूछा अभी हमसे कि सर वो हम लोग वेंट क्यों देते हैं, है ना, अभी पूछे थे, है ना। तो वेंट क्यों देते हैं उसका हम बताएं, कि जो ट्रैप्ड गैसेस है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग वेंट देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि नहीं निकला, अगर वो ट्रैप्ड गैसेस जो है वो नहीं निकलेगा, तब उसका हाल होगा ब्लो होल्स रिजल्ट। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन ब्लो होल्स। ठीक है, तो ये क्या है, when gases entrapped on the surface of the casting due to solidifying metal, a rounded or oval cavity is formed called as blowholes। ये जो ट्रैप्ड गैसेस है अगर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, तो बबल के फॉर्म में, ठीक है, बबल के फॉर्म में या तो स्फेरिकल होगा या फिर ओवल टाइप का थोड़ा सा होगा, वो क्या होगा उस मेटल कास्टिंग में, ठीक है, उसमें उस तरह से इंट्रैप्ट हो जाएगा, उसके अंदर ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये जैसे हम कोई मेटल कास्टिंग किए, कास्ट करने के बाद जब निकाले मेटल, मेरा प्रोडक्ट इस तरह से है, तो इसके अंदर में कुछ इस तरह से होल्स रह जाएगा। इतना बड़ा बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन छोटा छोटा रहेगा। जैसे मान लो कि इस तरह से हमारा कास्टिंग है और इसमें छोटा छोटा इस तरह से ब्लो होल्स रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्लो होल्स की वजह से ये इसमें जल्दी फेल्योर आने का चांसेस होगा। ठीक है, जो हमारा ये प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं तो लगेगा, कोई मशीन पार्ट में तो लगेगा। ठीक है, तो इस पे जब फोर्स लगेगा तो वो जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिफेक्ट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका रेमेडीज क्या है। अगर मान लो कि हम कास्टिंग किए और इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा उसमें ब्लो होल्स, पता चल रहा है कि इसमें ब्लो होल्स है, तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। रेमेडीज, the moisture content in the sand must be controlled, sand must be controlled, sand of appropriate grain size should be used। ठीक है, इसको ठीक करने का क्या है, देखो हम वेंट दिए हैं लेकिन फिर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है कि जो हम लोग सैंड कास्टिंग किए हैं, मतलब सैंड मोल्ड बनाए हैं, उसमें मॉइस्चर या तो ज्यादा होगा, पानी का मात्रा ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर जो हम ग्रेन साइज सेलेक्ट किए हैं, जो बालू का ग्रेन साइज सेलेक्ट किए हैं, वो बहुत कम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, पूरा फाइन बालू का हम बनाते हैं। तो हम तुम लोग को एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, पोरोसिटी, पढ़ाए थे कि नहीं, याद नहीं है, आया था, बिल्कुल आया था, हमको याद है। नहीं सर, प्रैक्टिकल हाँ, प्रैक्टिकल में चलेगा, प्रैक्टिकल में चलेगा, कॉलेज में प्रैक्टिकल रहा। नहीं नहीं, क्लास किए हो तुम उसका, हम वही बोल रहे हैं। ठीक है, पोरोसिटी हम बताए हैं। ठीक है, हमको याद रहता है, तुम लोग को तुम भूल जाते हो। पोरोसिटी इस तरह से नहीं बताए थे कि अगर बालू का कण अगर इतना पूरा छोटा छोटा इस तरह से रहेगा तो इसमें हमारा निकल पाएगा, जो अंदर में जो ट्रैप्ड गैसेस है, नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर यही बालू का साइज कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा थोड़ा कोर्स साइज है,
ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रैप गैसेस जो है इस तरह से करके निकल जाएगा, तो इसी को तो बोलते हैं पोरोसिटी। पोरस, कितना उसमें स्पेस है, कितना उसमें छेद है। जैसे स्पॉन्ज जो होता है वो क्या कैसा होता है, पोरस होता है, उसके अंदर में क्या होता है, बबल्स टाइप का रहता है, गैप रहता है कि नहीं। तो अगर हम ग्रेन साइज अगर छोटा सिलेक्ट कर लेंगे तो ये चांसेस बनेगा किसका, ब्लो होल से। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट ग्रेन साइज भी होना चाहिए, ठीक है, जिससे पोरोसिटी बढ़िया रहे, जो ट्रैप गैसेस है वो निकल सके, जो मॉइस्चर है वो निकल सके। ठीक है, तो ये समझ में आया ब्लो होल्स क्या है। ब्लो होल्स यानी कि जो छोटा छोटा बबल्स है, जो इंट्रैप्ड गैसेस है, वो कास्टिंग के अंदर ही रह जा रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण से हम लोग को उसके अंदर में, कास्टिंग के अंदर में हमको छोटा छोटा बबल जैसा, होल जैसा हमको दिखेगा। ठीक है, जिसको वॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका रेमेडीज यही है कि हम लोग मॉइस्चर कम रखें, और जो ग्रेन साइज है, जो बालू का जो कण का जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट डर्ट। डर्ट मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, गंदगी, है ना। द embedding of particles of dust and sand in the casting surface results in dirt defect। ठीक है, देखो जो हमारा कास्टिंग बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है, सैंड के अंदर बन रहा है, तो सैंड पार्टिकल्स उसमें क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सैंड पार्टिकल्स जो है उसमें चिपक जाएगा, तो चिपकेगा तो कैसा दिखेगा, इस तरह से देखो, ऊपर में डर्ट और यहाँ पे इस तरह से सैंड पार्टिकल्स यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये क्या है, ये डर्ट है। जो हमारा कास्टिंग है, कास्टिंग के सरफेस पे क्या होगा, कुछ गंदगी या डस्ट पार्टिकल, या फिर बोल सकते हैं कि सैंड पार्टिकल जो चिपक रहा है वो क्या बना रहा है, वो डर्ट बना रहा है। ठीक है, इसका क्या रेमेडीज है, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द मोल्ड टू अवॉइड क्रशिंग। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम रैमिंग कर रहे हैं तो रैमिंग की वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर में इस तरह से ये चिपक जा रहा है। ठीक है, सफिशियंट फ्लक्सिंग शुड बी डन टू रिमूव स्लैग इम्प्योरिटीज। ठीक है, अच्छा स्लग क्या हो, ये स्लैग क्या होता है ये पहले समझिए। देखो मोल्टेन मेटल जो होता है, ठीक है, कभी देखना मोल्टेन मेटल जैसे एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम ही मान लेते हैं, तो देखना कि ऊपर में जो है ना एक लेयर जैसा बन जाता है, जैसे दूध है ना, दूध को गर्म करते हैं तो एक छाली बन जाता है, ऊपर में एक परत बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से समझो कि जब हम लोग कोई भी मेटल को जब पिघलाते हैं तो ऊपर में क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, उसी को बोलते हैं स्लैग। ठीक है, तो वो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तुम वीडियो देखना, इसमें सर्च करना, तो जब वो मोल्टेन मेटल पोर करेगा तो उसको हटाता है, ऊपर का जो लेयर है उसको हटाता है, वही इम्प्योरिटीज है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, उसी के वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डर्ट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉप। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है ड्रॉप। ड्रॉप किसको बोलेंगे, ड्रॉप डिफेक्ट अकर्स व्हेन देयर इज क्रैकिंग ऑन अपर सरफेस ऑफ द सैंड एंड सैंड पीसेस फॉल्स इनटू द मोल्टेन मेटल। ठीक है, जैसे मान लो कि हम मोल्ड बना दिए, ठीक है, तो मोल्ड मतलब कुछ इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से अंदर में इस तरह का हमारा शेप है। ठीक है, हम सिंपल से बना रहे हैं, इधर क्या है, इधर हमारा सैंड है। ठीक है, तो जब हम मोल्टेन मेटल यहाँ पे पोर किए, यहाँ पे इस तरह से भर रहा है, सिंपल सा फिगर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, सैंड वाला पार्ट है, ये क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा, तो किस में मिल जाएगा, जो मोल्टेन मेटल डाले उसमें मिल जाएगा, तो इसी डिफेक्ट को बोलते हैं ड्रॉप। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लो, इस तरह से हमारा बनना चाहिए, कैसा, इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, एकदम इस तरह से स्क्वायर शेप का, लेकिन ऊपर का जो बालू था, जो सैंड था, वो क्या हुआ, दो नीचे धस गया, नीचे गिर गया। जैसे मान लो कि ये छत है, छत से कुछ पार्ट जो है नीचे गिर जाएगा, तो वहां पे भी खाली जगह बन जाएगा, तो मोल्टेन मेटल वहां भी तो भर जाएगा, है ना। इसीलिए देखो यहाँ पे इस तरह से उठा हुआ पार्ट है, क्योंकि वहां का जो बालू है वो क्या हुआ, नीचे गिर गया, मोल्टेन मेटल में चला गया, और वहां पे खाली जगह बन गया, तो वहां पे भी जो है मोल्टेन मेटल मेरा भर गया।
ठीक है, तो हमको कैसा दिखेगा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। इसी डिफेक्ट को बोलते हैं ड्रॉप। इसका रेमेडीज क्या है? सैंड ऑफ हाई स्ट्रेंथ शुड बी यूज्ड विथ प्रॉपर रैमिंग, नाइदर टू हार्ड नॉर सॉफ्ट। हम लोग जब मोल्ड बना रहे थे तो उसमें रैमिंग कर रहे थे, है ना, बालू को इस तरह से रैमिंग कर रहे थे, है ना। तो क्या है कि अगर हम प्रॉपर रैमिंग नहीं करेंगे या फिर अगर जो हमारा जो सैंड है उसमें अगर प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है, वो ऊपर से नीचे क्यों गिरेगा, ये सोचो पहले। ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि जो बालू है उसको ठीक से पकड़ के नहीं रखा है, उसके आसपास का जो बालू है उसको ठीक से नहीं पकड़ के रखा है ना, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सैंड इस्तेमाल करेंगे उसमें हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपस में पकड़ के रखें, मतलब कोहेसिवनेस हो, ठीक है। और जो हम रैमिंग कर रहे हैं, रैमिंग ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड कर दिए या फिर बहुत स्लो मतलब लूज कर दिए, ठीक है, उसके वजह से भी क्या होगा, ये ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट डिफेक्ट्स पे आते हैं, मिसमैच। ठीक है, मिसमैच। मिसमैच कब होगा? जैसे हम लोग दो पार्ट में अगर हम कास्टिंग कर रहे हैं, अभी हम बताए थे ना कि दो फ्लास्क होता है, ऊपर वाला कोप और नीचे वाला ड्रैग, ठीक है। तो आधा पार्ट जो रहता है वो कोप में रहता है और आधा पार्ट ऑफ कास्टिंग किस में रहता है, ड्रैग में रहता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों कोप और ड्रैग को क्या करते हैं, इस तरह से मिलाते हैं, एकदम परफेक्टली मैच होना चाहिए। अगर परफेक्टली मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये हमारा ड्रैग है और कोप ऊपर से रखें तो ऐसे होगा, तो इसके कारण से क्या होगा, जो हमारा अंदर में जो कास्टिंग है मतलब जो मोल्ड कैविटी है वो भी मिसमैच हो जाएगा। कैसा दिखेगा, इस तरह से थोड़ा सा घिसक गया। ये किसके वजह से हुआ, क्योंकि कोप और ड्रैग जो है वो परफेक्टली अलाइंड नहीं है, वो मिसमैच हो गया, वो जब हम मिला रहे हैं तो इस तरह से कुछ हो गया, ठीक है। तो हमको इस तरह का कुछ शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, जो हमारा मेटल है वो इस तरह से शिफ्ट हो गया। तो मिसमैच क्या है, द डिफेक्ट काउज ड्यू टू मिस अलाइनमेंट ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द कास्टिंग एंड मिस प्लेसमेंट ऑफ द कोप एट पार्टिंग लाइन। ठीक है, जो कोप है वो क्या हुआ, मिस अलाइंड हो गया, जिसके वजह से हमको इस तरह का मिसमैच देखने के लिए मिल रहा है। इसका रेमेडीज क्या है, प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द पैटर्न और डाई पार्ट मोल्डिंग बॉक्सेस, मतलब अच्छे से हमको क्या करना है, अलाइन करना है, ठीक है। इसीलिए देखो, जब कोप एंड ड्रैग वहां पे दिखा रहे थे तुम लोग को, तो उसमें क्या था, उसमें इस तरह से लगाने का एक जगह था, है ना, एंड में बाहर साइड क्या है, जगह है, एक में इस तरह से मान लो सॉकेट टाइप का है, जैसे ये सॉकेट है, और उसमें इस तरह से प्लग करने के लिए भी था, ठीक है, कि परफेक्टली उसमें प्लग होगा तो वो एकदम परफेक्टली अलाइंड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है मेटल पेनिट्रेशन। मेटल पेनिट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेटल जो है वो बालू में धंस जाता है, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट जो है उसमें धंस जाता है, ठीक है। दिस कास्टिंग डिफेक्ट्स अपीयर्स एज एन अनइवन एंड रफ सरफेस ऑफ द कास्टिंग व्हेन द साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स इज लार्ज। ग्रेन साइज जब लार्ज होगा मतलब बड़ा होगा, तो उसके कारण से क्या होगा, जो मेटल पार्ट है वो क्या होता है, उसके अंदर में घुस जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करो, हम थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, एक सैंड पार्टिकल ऐसा है और हम एक बड़ा ऐसा लेंगे, ठीक है। तो ऊपर से जब हम मेटल को यहाँ पे इस तरह से पोर करेंगे, मेटल जब आएगा तो ये मेटल तो पूरा यहाँ तक भरेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे इतना जो नेक्स्ट निकला हुआ पार्ट है ये तो एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं होना चाहिए, बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं मेटल पेनिट्रेशन, मतलब बालू के अंदर तक हमारा मेटल जो है वो घुस जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमको एक रफ सरफेस देखने के लिए मिलेगा। The molten metal fuses into the sand and solidifies, giving us metal penetration defect. ठीक है, वो घुस जाएगा, उसमें फ्यूज भी हो जाएगा, जिसके कारण से हम लोग को एक रफ सरफेस देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल पेनिट्रेशन। ये कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, दिख रहा है। इस तरह से पार्ट जो है ऊपर ऊपर मेटल अंदर बालू तक घुसा होगा, तो जब वहां से बालू को हटाएंगे, साफ करेंगे, तो हमारा कास्टिंग कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो ये डिफेक्ट कहलाएगा मेटल पेनिट्रेशन, ठीक है।
इसका रेमेडीज क्या है? दिस डिफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग हाई स्ट्रेंथ, अ स्मॉल ग्रेन साइज, लो परमेबिलिटी एंड सॉफ्ट रैमिंग ऑफ सैंड। ठीक है, क्या क्या बताया? हाई स्ट्रेंथ का हम लोग को सैंड इस्तेमाल करना है। दूसरा, ग्रेन साइज जो होगा वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, ग्रेन साइज अगर बड़ा रख देंगे, अभी जो दिखाए, ग्रेन साइज अगर बड़ा होगा तो आराम से मेटल जो है उसके अंदर घुस जाएगा। दूसरा, लो परमेबिलिटी। ठीक है, जो पोरोसिटी था उसी को परमेबिलिटी से समझ सकते हो। ठीक है, और सॉफ्ट रैमिंग, मतलब बहुत हार्ड रैमिंग नहीं करना, सॉफ्ट रैमिंग करना है। ठीक है, तो ये डिफेक्ट कहलाएगा मेटल पेनिट्रेशन। नेक्स्ट है पिन होल्स। ठीक है, नेक्स्ट डिफेक्ट पिन होल्स। इसका डायग्राम देखो इस तरह से। ठीक है, इसमें भी क्या है, यहाँ पे इस तरह से छोटा छोटा बबल्स जो है यहाँ पे बन जा रहा है। इसका क्या कारण है? दे आर वेरी स्मॉल होल्स अबाउट 2 mm in size which appears on the surface of casting. This defect happens because of dissolution of hydrogen gases in the molten metal. Molten metal में जो हाइड्रोजन गैसेस है वो क्या होता है, उसमें मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर है। ठीक है, ब्रेक होगा, हाइड्रोजन गैस भी वहां पे बनेगा। जो बर्न्ड गैसेस बोल रहे थे ना, बर्न्ड गैसेस, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस भी होगा, तो वो क्या होगा, वो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको पिन होल्स देखने के लिए मिलेगा। तो ये डिफेक्ट को कैसे दूर कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मोल्डिंग साइड। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें हमको मॉइस्चर नहीं रखना है। ठीक है, गुड फ्लक्सिंग एंड मेटल पार्टिकल शुड बी यूज। ठीक है, एक लास्ट हमारा डिफेक्ट है मिसरन। ठीक है, मिसरन। ठीक है, मिसरन मतलब हिंदी वाला मिसरन नहीं। ठीक है, रन मतलब क्या होता है, वहां तक पहुंचना, और मिस कर गया, वहां तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक हम ऐसा पार्ट बनाए जहाँ पे हमारा मोल्टेन मेटल वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, जैसे डायग्राम से देखो इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, मोल्टेन मेटल यहाँ तक भरा लेकिन ये पार्ट में नहीं भर पाया। ठीक है, ऐसा भी मान लेते हैं कोई केस होगा जहाँ पे हमारा कोई थिन सेक्शन था जहाँ पे हमारा मोल्टेन मेटल नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? मिस रन। मिस मतलब छूट जाना, और रन मतलब वहां तक वो नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो क्या है, व्हेन द मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाइज बिफोर कंप्लीटली फिलिंग द मोल्ड कैविटी एंड लीव्स a space in the mold called as मिश्रण। मतलब जैसे हम मोल्टेन मेटल डालें, मोल्टेन मेटल जो है वो जो है ठंडा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब ठंडा होना स्टार्ट हो गया यानी क्या हो रहा है, वो सॉलिडिफाई हो रहा है। सॉलिड तो मूव नहीं कर सकता है, मोल्टेन मेटल जो है वो मूव कर सकता है, लेकिन वो पहले ही सॉलिडिफाई हो रहा है, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जा रहा है, तो उस जगह वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसी डिफेक्ट को बोलते हैं मिस रन। इसका रेमेडीज क्या है? इंक्रीजिंग द पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मोल्टेन मेटल जो है, मोल्टेन मेटल जो हम लोग डाल रहे हैं उसको हाई हीट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मेल्टिंग, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई एक जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ही अगर उसको हम मेल्ट करके, मतलब उतना ही टेम्परेचर देके अगर छोड़ देंगे तो वो जल्दी सॉलिडिफाई होगा, है ना। लेकिन उसको हम 800 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट नहीं करके उसको हम और ज्यादा हीट कर रहे हैं, 1200 तक कर दे रहे हैं। तो 1200 से 800 आने में भी तो उसको टाइम लगेगा, है कि नहीं? ठंडा होने में उतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस डिफेक्ट को हम लोग तब ठीक कर सकते हैं जब हम लोग जो पोरिंग टेम्परेचर है मोल्टेन मेटल का उसको हम बढ़ा दें। ठीक है, 800 पे वो मेल्ट हो जाता है, लेकिन हम उस 800 पे मेल्ट करके उसको नहीं भेज रहे हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करके उसको भेज रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग द पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्टेन मेटल इंक्रीजेज द फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? फ्लूइड क्या होता है? क्या होता है फ्लूइड? और फ्लूइडिटी क्या होता है? पढ़ रहे हो ना, फ्लूइड पावर पढ़ रहे हो कि नहीं तुम लोग? कल ही पढ़ रहे थे शायद। क्या होता है फ्लूइड? लिक्विड नहीं, सिर्फ लिक्विड को बोलते हैं फ्लूइड। दो सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो, जो फ्लो हो सकता है उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो लिक्विड फ्लो होता है,
होता ही नहीं होता है। और गैसेस भी फ्लो होता है, गैस नहीं फ्लो होता है ना। तो लिक्विड और गैस दोनों क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, जो फ्लो हो सकते हैं, जो इजिली फ्लो हो सकता है, जो बह सकता है ना। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका फ्लूइडिटी भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा दूर तक बह सकता है, ठीक है। और दूसरा है प्रॉपर गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम पे भी हम लोग को थोड़ा सा डिजाइन में थोड़ा सा वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इसका डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में, जो है जो जुड़े हुए हैं, किसी को कोई डाउट है? प्रेम, तुम लोग को कुछ पूछना है इसमें, कहीं कोई डाउट है? देख लो, ठीक है। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है ना।